कमरे के अंदर भाभी सज धज रही थी और अपने कपड़े पहन रही थी, तभी वहाँ पर उसका पड़ोस में रहने वाला देवर उसके घर में दस्तक देता है। और आते ही जब भाभी को सजी सवरी देखता है तो बस उसके ऊपर वह बड़ाइयों के शब्द फेंकने लगता है कि भाभी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी कमर मानो जैसे नागिन हो और नागिन की तरह बल खाती हुई चलती हो। यह सारी तारीफ़ें वह भाभी सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी मंद मंद। इतने में ही दोस्तों वह देवर उसके नज़दीक जाता है और फिर अपने हाथों को उसके चेहरे पर घुमाने लगता है। दरअसल दोस्तों इसके बाद इस घटना के अंदर जो होता है, एक बेचू यादव नाम का एक आदमी होता है। वह काम पर जाया करता और एक दिन वह काम से वापस अपने घर दिन में ही वापस लौट रहा था। तभी घर से संजीव नाम का एक पड़ोसी घर से निकलता हुआ उसे दिखाई देता है और वह उसकी पत्नी का प्रेमी था। अब तो वह घर पर जाता है और घर जा कर के वह अपनी पत्नी से कहता है तुम नहीं सुधरोगी, तुम इसी तरह से कब तक रहोगी। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी ममता कहती है कि अरे वो आया तो था मेरे पास, लेकिन मैंने अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खोला, वह बाहर से बाहर ही मैंने उसको भगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बेचू को लगता है कि शायद पत्नी सही बोल रही है। और दोस्तों ये विश्वास ही, जो सही बोलने का विश्वास उसने किया था पत्नी का, ये विश्वास ही उसको एक दिन ले डूबता है, उसकी जान ले लेता है। इस घटना के अंदर क्या होता है, बड़ी ही रोमांटिक घटना है और अंत में इसमें बहुत ही भयावह दृश्य को दर्शाया जाता है इन लोगों के द्वारा और बहुत ही भयानक इसका अंजाम निकलता है। इन घटनाओं से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर हमें ऐसे ही इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों बेचू यादव नाम का एक शख्स जिसके साथ यह घटना घटित होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था, एक गांव के अंदर रहा करता था। बेचू यादव के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे, तो उसकी जो बड़ी बहन होती है रागनी, उसने ही उसको बचपन से पाला था, अपने पास रखा था और उसको जवान बना दिया था। पढ़ाई लिखाई भी उसकी करवा दी थी कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर बेचू यादव की शादी होती है बड़े धूमधाम से। पत्नी का नाम होता है ममता। ममता देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। और जब बेचू यादव की शादी होती है तो आस पड़ोस के लोग भी ये कहते हैं कि भाई बेचू यादव तुमने कितने नसीब पाए हैं, कितने नसीबों वाला, कितने भाग्य वाला है जो तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन दोस्तों आगे चल के उसकी पत्नी की सुंदरता ही उसके साथ ऐसा घटित करवाने वाली थी, बेचू यादव इस दुनिया से ही मिट जाता है। 15 साल शादी को हो चुके थे और 15 साल जैसे शादी के हो चुके थे तो इनको 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। ममता जो इसकी पत्नी थी वह पीछे से रहने वाली थी वशिष्ठ नगर की, और अब ये दोनों पति पत्नी और इनके 3 बच्चे आराम से अपना समय गुजार रहे थे। अपनी प्रॉपर्टी पर घर अच्छा खासा बनाया हुआ था। लेकिन बेचू यादव को जो नौकरी मिली थी, उस नौकरी से अब इनके परिवार का गुजर बसर थोड़ा कम हो रहा था। तो बेचू यादव एक्स्ट्रा, यानी कि कहते हैं उसको जो ओवर टाइम होता है उसको लगा देता है नौकरी में। तो सुबह का जाता है और रात के 11 बज जाते हैं उसको वापस आने में। इधर बेचू यादव की जो पत्नी होती है वह घर पर अकेली रहती है। शादी के कुछ दिन बाद तो बेचू यादव अपनी पत्नी के ऊपर खूब प्यार लुटाया करता था और अपनी पत्नी को तृप्त रखा करता था। लेकिन अब परिवार का बोझ बेचू यादव के कंधों पर ज़्यादा आ चुका था। बच्चों को पढ़ाना भी था, पत्नी का खर्चा भी था, खुद का भी खर्चा था। तो अब वह ओवर टाइम किया करता कंपनी के अंदर और रात को 11 बजे 10 बजे वापस घर पर लौटा करता है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पूरी मेहनत मजदूरी करने में वह लगा हुआ था, अपने बच्चों को पाल रहा था। अब घर आते ही वह क्या करता है, खाना खाता है और उसकी पत्नी इंतज़ार करती रहती है। लेकिन खाना खाते ही वह खर्राटे ले जाया करता है, पत्नी से बातचीत भी नहीं किया करता। इधर दोस्तों जो ममता होती है उसकी पत्नी, उसकी हसरतें अधूरी रह जाया करती हैं, पूरी नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि वह इंतज़ार किया करती शाम तक कि उसका पति आएगा, उसके साथ रात को वह रंगल मंगल करेगी। लेकिन यहाँ पर जब पति उससे बातचीत करे बिना ही खाना खाते ही खर्राटे ले जाया करता, हारा थका था, तो ममता का बहुत बड़ा नुकसान ममता को यहाँ पर लगने लगता है। सोचती है कि मेरा जीवन तो बस बेकार चला गया, मैं इस आदमी के साथ खुश भी नहीं रह सकती। अब तो यहाँ पर ममता इसी सोच विचार में थोड़ी उदास रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कई बार जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो उदास मन को भी हंसमुख बना दिया करती हैं। अब ममता मंदिर जाया करती थी काम धंधा करने के बाद। तो दोस्तों मंदिर में एक दिन वह जाती है तो मंदिर में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है संजीव। संजीव उसकी
उम्र से काफ़ी छोटा था, 5-6 साल छोटा, लेकिन संजीव उसको देख करके मुस्कुराने लगता है और भाभी जी कहकर उससे बतियाने लगता है, क्योंकि वह उसी गांव का रहने वाला था। उसका घर 10-15 घर दूर पर ही था। और उसके बाद वह पूछता है कि बेचू यादव का क्या हाल चाल है भाभी जी, आप रोज़ मंदिर आती हो, बड़ी अच्छी लगती हो। इस तरह की मीठी मीठी बातें उनके बीच में यहाँ पर होने लगती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है जिसका नाम होता है ममता, वह भी उस लड़के संजीव को पसंद करने लगती है, क्योंकि अब वह रोज़ रोज़ आती तो संजीव यादव उसका इंतज़ार किया करता मंदिर में और उसके साथ बातचीत करने लगा था। अब तो जो ममता होती है संजीव को अपने घर पर भी ले आती है और घर पर संजीव आने लगता है। बच्चे स्कूल जाया करते थे, अब घर पर वह आकर के चाय वगैरह पी जाया करता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, ममता नहा धोकर के बाथरूम में से निकली थी और तौलिए से अपना बदन पहुँच रही थी और कुछ कपड़े पहने हुए थे, कुछ कपड़े अभी पहनने बाकी थे। तभी वहाँ पर एकदम से संजीव पहुँच जाता है और उसके अर्धनग्न शरीर को देख करके बस उसके ऊपर लार टपकाने लगता है, उसकी बड़ाइयाँ करने लगता है कि भाभी जी आप क्या सुंदर लगती हो, आपका चेहरा कितना अच्छा, आपका बदन कैसा है, मतलब इस तरह की बातें करने लगता है। और यही बातें औरतों की कमजोरी हुआ करती हैं दोस्तों। अब इस औरत ममता को शारीरिक सुख भी चाहिए था, क्योंकि उसका पति रात को 11 बजे आया करता था, तो ममता भी उसको कहीं ना कहीं मन ही मन एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसके बाद ममता कहती है कि अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और ममता अपने पूरे कपड़े पहनने के बाद चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद आकर के वह संजीव को चाय देती है और उसके पास बैठ जाती है और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत चलने लगती हैं। ममता का पति ड्यूटी पर गया हुआ था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, यानी कि घर के अंदर ये दोनों अकेले ही थे। और उसके बाद इनकी बातें कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हैं। ममता कहती है कि तुम्हारे भैया बेचू यादव तो बस किसी काम के ही नहीं हैं, वो तो अपना सारा दिमाग बेच करके बाहर ही आ जाते हैं। उनके अंदर खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है कि घर पर पत्नी भी है, उसको भी संतुष्ट करना, उसके साथ भी रात को बातचीत करनी है। अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन इतने में ही संजीव बोल पड़ता है, क्योंकि वह मौके की नज़ाकत को भांप जाता है और ऐसे कोमल वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में दूसरे लोग बाजी मार जाया करते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो उसके साथ शादी करके जो धर्म बनता है, जो गृहस्थी का, वो निभाना चाहिए, उसको संतुष्ट रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब यह मौका संजीव को मिल चुका था, क्योंकि ममता का जो पति था उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। संजीव कहता है बस यही बात है भाभी जी, शारीरिक सुख तो आपको मैं भी दे सकता हूँ अगर आप बुरा ना मानो तो। और यही बात ममता कहलवाना चाहती थी अंतर्मन से। ऊपर से वह बनी बनाई बातें करती है कि तुम कैसे कह रहे हो ये बात है, लेकिन संजीव कहता है आप एक बार ट्राई तो करो भाभी जी। और उसके बाद भाभी हंसने लगती है। संजीव समझ जाता है कि हंसी तो समझो फंसी, और उसके बाद भाभी को गले लगा लेता है और फिर भाभी के बेडरूम में उसको ले जाता है और वहीं पर जाकर दोनों संबंध बना लेते हैं। और दोस्तों अब एक बार जब उनके संबंध बन जाते हैं तो अब जैसे ही संजीव को मौका मिलता है वह बार बार भाभी के घर पर आया करता और भाभी के बच्चों से भी मुलाकात हो जाती है। वह भी उसको अंकल अंकल बोला करते और दोस्तों बच्चों के लिए वह कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेकर आया करता, जिससे कि बच्चे खुश रहें। और अब यहाँ पर इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन जो बातें हमारे घर में हो रही हैं और हमें ही पता नहीं होता है, उन बातों का पड़ोसियों को पता लग जाता है दोस्तों। ये रियलिटी है। अब पड़ोसियों को शक हो जाता है कि भाई बेचू यादव तो ड्यूटी पर जाता और उसके बाद में यह पड़ोस का लड़का संजीव इस ममता के घर में आ जाया करता है। बच्चे भी यहाँ पर नहीं रहते हैं और ये कई घंटे यहाँ पर बैठा रहता है। मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यह बातें पड़ोस अड़ोस के लोग बोलने लगते हैं। एक दिन की बात है, अड़ोस पड़ोस के लोग बेचू यादव को बुलाते हैं और कहते हैं कि जनाब इस कमाने खाने में लगे रहोगे या फिर अपनी पत्नी की तरफ ध्यान भी दोगे, कमाने खाने के चक्कर में कहीं पत्नी हाथ से ना निकल जाए। अब बेचू यादव को वह सारी बात बता देते हैं कि पड़ोस का रहने वाला संजीव तुम्हारे घर में 2-2 3-3 घंटे आकर रुकता है, पता नहीं क्या करता है। तो उसके बाद दोस्तों बेचू यादव अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि संजीव यहाँ पर क्या करता है। अब उसकी पत्नी थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है, बेचू यादव उसमें पिटाई लगा देता है। लेकिन बाद में जो उसकी पत्नी होती है ममता, वह अपनी बात को मनवा लेती है और मतलब इस तरह से ड्रामा करती है कि बेचू यादव को लगता है कि शायद मैंने अपनी पत्नी को गलत पीटा है। ममता कहती है कि अड़ोस पड़ोस के लोग तो बस ऐसे ही किसी के बारे में भी बातचीत करने लगते हैं, लोगों को बदनाम करना लोगों की नीयत होती है। तो अब यहाँ पर बेचू यादव समझता है कि शायद मेरी पत्नी ठीक है। और उसकी पत्नी ममता कहती भी है कि जो संजीव है वह वैसे मिलने के लिए आ जाया करता है।
अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन और गुजरते हैं, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लेकिन जो ममता होती है वह मानती नहीं है। वह फिर भी अपने प्रेमी संजीव को अपने घर पर बुलाने लगती है। एक दिन की बात है, संजीव और ममता दोनों संबंध बना रहे थे, तभी बेचू यादव आधे में ही नौकरी से घर लौट जाता है और आकर देखता है उसके बेडरूम में दोनों निर्वस्त्र थे। देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है और संजीव वहां से खिसक लेता है। अब तो यहाँ पर जो पत्नी होती है उसके सामने माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे एक बार माफ़ कर दो, ऐसी गलती आज के बाद नहीं होगी। अब दोस्तों बेचू यादव जाता भी तो जाता कहाँ, उसके माँ बाप ना थे, बहन थी बस एक जिसने पाला था, तो वह अब इस खून के घूंट को पी जाता है, पत्नी को माफ़ कर देता है, उसको कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पत्नी 10 दिन 20 दिन तो ठीक रहती है, लेकिन उसका जो मन जुड़ चुका था संजीव से, अब वह करे भी तो करे क्या। 10-20 दिन सही रहने के बाद इन दोनों से रुका नहीं जाता और ये फिर से संबंध बनाने लगते हैं। चुपचाप वह आने लगता है। एक दिन की बात है, जो बेचू यादव है जब घर पर लौटता है आधे में ही, यानी कि छुट्टी होने से पहले, तो घर से निकलता हुआ जो संजीव होता है वह उसको दिखाई देता है, तो जाकर के अपनी पत्नी से फिर झगड़ा करता है। लेकिन उसकी पत्नी अब की बार कहती है कि नहीं वह मैंने घर के अंदर नहीं आने दिया, दरवाजे से ही वापस लौटा दिया था। अब तो दोस्तों यह जिरेबाद इन दोनों के बीच में होती है। लेकिन अब जैसे ही दूसरा दिन सुबह होती है, दूसरे दिन सुबह सुबह जो बेचू यादव की पत्नी होती है वह शाम को ही निकल जाती है अपने मायके और कहती है कि मेरे मायके में जन्मदिन है मेरे भतीजे का और मैं कल आ जाऊंगी, तुम आराम से यहाँ पर रहो और मैं बच्चों को ले जा रही हूँ। घर के अंदर बेचू यादव अकेला था और जैसे ही सुबह सुबह होती है, सुबह दूध देने के लिए कोई पड़ोस का आदमी उसके घर पर आता है तो देखता है बेचू यादव मृत पड़ा हुआ है, उसके गर्दन पर किसी ने धारदार हथियार से वार किया है। तो वहीं पर उसका भाई रहा करता था, चाचा का लड़का, वह आता है बेचू यादव को देखने के लिए, तो वह जोर जोर से रोने लगता है, मेरे भाई के साथ यह किसने किया। उसके बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है, जांच करती है मामले की और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आस पड़ोस के लोगों में पुलिस पूछताछ करने लगती है। तो पुलिस को कोई बताता है, आस पड़ोस का इंसान, कि भाई इसकी पत्नी का अफेयर चला हुआ है पड़ोस के लड़के संजीव के साथ और इसकी पत्नी भी यहाँ पर नहीं है, हमें तो लगता है शायद इनका कोई प्लान था और इसको मार दिया है। उसके बाद दोस्तों पुलिस संजीव के घर पर जाती है तो संजीव वहाँ से फरार था। अब तो पुलिस को पूरा शक जो होता है यकीन में बदल जाता है और पुलिस अब उस ममता की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो सच में ही ममता संजीव से बातचीत किया करती और इस घर के अंदर संजीव आया था रात के 12 बजे के आसपास, उसकी लोकेशन भी बोल रही थी। अब तो संजीव यादव को किसी पुल की पुलिया के नीचे से पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, लोकेशन के द्वारा, और उसके बाद ममता को भी उठा लिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा करते क्यों किया। तो ममता कहती है वही बात कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, तो मेरी नज़रें संजीव से मिल जाती हैं, हम दोनों संबंध बनाते हैं, लेकिन हमारा पति हमारे बीच में आ रहा था और हमने दोनों ने शादी कर ली थी और शादी करने मंदिर में शादी की थी, चुपचाप पति पत्नी बन चुके थे हम। और मेरा जो संजीव दूसरा पति है वह मुझे साड़ी कपड़े दिखाने के लिए आया था, तभी मेरा पति बेचू यादव वहाँ पर आ जाता है। तो मैं अपने प्रेमी यानी कि दूसरा पति बन चुका था संजीव को निकाल देती हूँ। बहुत खुश थी उन कपड़ों को देख करके, लेकिन इतने मेरा पति आ जाता है और आकर के कहता है कि ये फिर से तुम्हारे पास आ गया और इन कपड़ों को देख करके और ज़्यादा गुस्से से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो बेचू यादव होता है वह अपनी पत्नी को दोबारा से पीट देता है। लेकिन अब की बार ममता प्लानिंग कर चुकी थी, संजीव के पास फ़ोन करती है कि इसको रास्ते से हटा दो वरना मैं मर जाऊंगी। अब ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत ममता अपने मायके चली जाती है और रात को अकेला बेचू यादव घर पर रह जाता है। तो रात को संजीव उसके घर में घुसता है और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। यह सारा मामला पुलिस के सामने आया, लोगों के सामने भी आया, तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि एक पत्नी क्या ऐसी भी हो सकती है जो अपने पति को ही इस दुनिया से मिटा दे या अपने प्रेमी से मिटवा दे। ऐसी ऐसी औरतें भी दोस्तों इस संसार के अंदर रहा करती हैं। अरे उसका पति अगर सुबह से शाम तक कमाई करता था, पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वह मेहनत भी तो अपनी बीवी बच्चों के लिए ही कर रहा था। अब बहुत सारे भाई जो कि दुबई चले जाते हैं तो क्या उनकी पत्नियां पीछे से किसी और के साथ भाग जाएं फिर इसका मतलब? तो दोस्तों यहाँ पर कई बार कुछ औरतें आपने ऐसी देखी होंगी जो पति का जिनके अंदर सत होता है, जो अपने पति के ऊपर पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। लेकिन कुछ औरतें जिनको हवस जो प्यारी लगती है और हवस की भूखी रहती हैं, उनको पति चाहिए चाहिए, पति नहीं तो कोई और पति चाहिए। ऐसी भी औरतें कुछ होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भैया
पत्नी कैसी है, अच्छी है, भली है, उसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि जांच पड़ताल तो होती नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है कि ज़्यादा टाइम पत्नी को अकेला घर पर ना छोड़ें, कहीं बाहर ना छोड़ें, काम में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि पत्नी इधर उधर घूमने लगे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। काम के बीच में और पत्नी के बीच में एक थोड़ा तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी, नेपाल, जिला मोरंग और गांव सूरत से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद सुरेंद्र कुमार, जो कि गलती डॉक्टर मैडम ने माँ बाप का मैडम ने की 30 वर्ष होने से पहले शादी करना चाहिए था, माँ बाप की गलती थी डॉक्टर के की। सुरेंद्र कुमार ने साथ गोरखपुर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और खेमराज भाटी हमारे भाई, राम राम जी, यूपी 16 से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और खेमराज भाटी गुज्जर श्री जीबी नगर, यूपी 16 से। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम राम जी, वेरी नाइस स्टोरी सर। खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट किया भाई ने। और चिट्टी जीबी नगर, यूपी 16 से। और मेरा नाम मुकेश कुमार सीकर, राजस्थान से हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। थैंक यू सर, गुड नाइट, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। मेरा ज़िला बेगूसराय, मेरा नाम चित्रा है। आपका वीडियो 2-4 दिन से देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चित्रा जी, आप इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहें और यहाँ से सीख ज़रूर लिया करें, सिर्फ मनोरंजन ना करें। इन वीडियो से सीख बहुत अच्छी मिलती है। हमारे घर गृहस्थी के अंदर अगर कोई घटना घटे या ना घटे, मतलब किसी भी तरह से इनमें से सीख ज़रूर लिया करें जो आपके घर गृहस्थी में काम आ सके। नितेश पासवान, गिरिडीह जिला, झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। अंकुर कुमार हमारे भाई, नमस्ते सर जी, मेरा नाम अंकित भाई, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ। सर आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, मज़ा आ जाता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। प्रेमपाल उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं। सुरेश भाई, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जी, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद साहबुद्दीन मियाँ, आपका हर वीडियो मैं देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ और फेसबुक पर पेज नहीं आ रहा है, क्या हम अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं यूट्यूब पर? जी आप दे दीजिए मोबाइल नंबर, और जब मैं उसको देख लूँगा तो उसके बाद आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर से कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, कोई और फ़ोन कर देता है, न जाने क्या क्या हो चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। तो जब मैं उसको देख लूँ तो उसके बाद आप डिलीट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे सर जी, मेरा नाम अंकित भाई, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ। सर आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। उसके बाद आनंद नेगी हमारे भाई, बहुत दिनों में कमेंट किया है। गुड नाइट सर, कैसे हो आप? आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आनंद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं नितेश पासवान, दोबारा से कमेंट किया है। नमस्ते भैया जी, नितेश पासवान बोधगोज गिरिडीह झारखंड से हैं। रवि पुरी हमारे भाई कह रहे हैं कि अच्छी कहानी है भाई जी। रवि पुरी जोधपुर से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोस को देखते हैं। डॉक्टर नरेंद्र तंवर, नोएडा से, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमको उन बेगुनाह लोगों की जानकारी है, उनका बदला लेना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, आप लोग जवाब दे सकते हैं। बाकी लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में, नरेंद्र भाई ने कोई आप लोगों से सवाल पूछा है। और देखिए, नमस्कार सुरेश भाई, यह जो जम्मू कश्मीर में हुआ है बहुत ही बड़ा दुखद घटना है जी। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। बहुत से भाई जिनकी नई नई शादी हुई थी वो घूमने के लिए गए थे, बच्चों के साथ दादा दादी गए थे, माँ बाप गए थे, न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए हैं और न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 27-28 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस घटना में मारे जा चुके हैं। बहुत बुरा और नृशंस हत्या का काम यहाँ पर किया गया है, बहुत बुरा हुआ है। हर चीज़ का बदला होना चाहिए। किसी की भी जान लेने का किसी भी आदमी को अधिकार नहीं होता है। हमारा काम होता है किसी के ऊपर दया करें, किसी की सुरक्षा करें, भूखों को खाना खिलाएं। ये थोड़ी है कि किसी इंसान की ही जान ले लें। बहुत बुरा, बहुत ही गलत हुआ है। बहुत सारे भाई बहन हमारे जो घूमने गए होंगे कि चलो छुट्टियां बिता कर आते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि वापस आना ही नहीं हो पाएगा। एक बच्चा जिसकी तस्वीर आपने भी देखी होगी, उसके दादा की मौत हो जाती है और वह उसकी छाती पर बैठा हुआ रो रहा है। यानी कि बहुत ही एक हृदय विदारक जो दृश्य ये सामने आए हैं, बड़ा अंतर्मन से झकझोर देता है। ये जो हादसा किया है लोगों ने और जो उग्रवादियों ने इन लोगों की जान ली है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इसका बदला होना चाहिए। भारत सरकार से हम सभी लोगों को अपील करनी चाहिए कि जो ये अपराधी हैं और जो ये उग्रवादी हैं, जो उग्रवाद फैलाते हैं देश के अंदर और निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, भाई उनकी अच्छी तरह से उनसे बदला लिया जाना चाहिए। क्योंकि
न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। उसके बाद हमारे साथ रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। मोहम्मद तौसीफ अहमद बापू नगर हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं सीकर राजस्थान से हूँ, पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। थैंक्स सर, वेरी नाइस स्टोरी। आज मेरा पहला कमेंट है, आपकी हर कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। उसके बाद कुछ कमेंट फेसबुक से भी ले लेता हूँ मैं, वहाँ पर भी बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं। और सभी भाई हमारे वीडियोज़ को देखें, यही मैं गुजारिश करता हूँ और इनसे सीख लेते रहें। हमारे साथ कुछ भाई और हैं। ये जो मैंने कहानी बताई थी वैलेंटाइन डे पर जो लड़की प्रयागराज पहुंची थी, वहाँ पर एक कुएं के अंदर लाश मिली थी, ये बहुत कम लोगों ने देखी है, तो इसको भी आप देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। और इसके बाद हमारे साथ है विनोद राजस्थान से। आप वीडियो बहुत अच्छी लगती है आपकी, हमारा भी नाम लिया करें, बताना हनुमानगढ़ रावत सर से हैं विनोद राजस्थानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधे राधे भैया जी, क्या हाल है आपके, लाइक योर स्टोरी। और आई एम सूरज फ्रॉम फिजी से हमारे भाई कमेंट करते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं आपके वीडियो देखता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। मुकेश कुमार जो कि राधे राधे जी यूपी 83 से रहने वाले हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, नमस्कार सुदेश भाई, बस आपका वीडियो देख रहा हूं। जी बिल्कुल सलाउद्दीन जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, परिवार फैमिली की तरह। करण कुमार पी हमारे भाई कमेंट करते हैं। कश्यप दीपक है, जिला अलीगढ़ यूपी 81 से हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई, छोटी सी बात के लिए जान लेना, इसे प्यार नहीं कहते। जी बिल्कुल धीरज जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। प्रवीण राज कमेंट करते हैं। मानू ली कमेंट करती हैं हमारी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।